जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस टी एम आर्ट्स क्लासेज में। दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट। आप लोग को मालूम ही होगा कि बिहार बोर्ड ने 2024 एग्जाम के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया है, और आज हम उसी मॉडल सेट को करने वाले हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराएंगे और यहाँ से हम आपके लगभग 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट कराएंगे, 100 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना, 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और उसके साथ साथ हमको लगता है उसमें जो बताएंगे, अलग से जो क्वेश्चन बताएंगे उसको लेकर यहाँ आपके लगभग 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ से आपके 30 से 40 नंबर एग्जाम के लिए कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। मिस कर दीजिएगा तो हो सकता है कहीं वही क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। तो बस मन लगाकर, दिल थाम कर, अच्छे से कान में हेडफोन लगा लीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। सारे प्रश्न को आपको बताने वाले हैं, सारे प्रश्न और सारे ऑप्शन को भी, उसमें जितने सारे प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न को बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको उसका उत्तर भी देने के लिए 2 से 3 मिनट का समय दिया जाता है। 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। अगर आप लोग को उसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। तो हम लोग बिना देरी किए, ठीक है ना, अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज के मॉडल सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, ठीक है ना, दिख रहा है कि पहला प्रश्न क्या है। बहुत ही आसान आसान एकदम इजी वे में प्रश्न पूछा गया है, और इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार में भी पूछे जाएगा। ठीक है ना, तो घबराइएगा मत अगर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो। हमको लगता है यहाँ से लगभग 100 में से लगभग हमने 3 से 4 ही क्लास में, ठीक ना, 3 से 4 क्लास में लगभग 80 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है ना, 80 प्रश्न आपको लगभग वहाँ से हमको लगता है कि 50 में 50% यहाँ से आप 100 में से पक्का है कि कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आपने 50 कंप्लीट कर लिया, 60 कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आप मान जाइए कि आप जीनियस है। आपको 50 नंबर लाने से 100 में 80 नंबर, 90 नंबर प्लस लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि दक्षेस है, ठीक है ना, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेस यानी कि वही सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है जी, काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू है, नेपाल के काठमांडू, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्नों को हम बताएंगे। ठीक है, घबराइएगा मत। आप लोगों को उत्तर इसका मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, 1917 में, 1972 में, 1962 में या 1971 में। तो 1977 तो होगा नहीं, 1972 भी नहीं होगा, इसमें तो पंचशील समझौता हुआ था 72 में, 62 में तो 3 आक्रमण किया था। तो क्या हो जाएगा, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध को लेकर 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1971। आशा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से हम लोग सारे प्रश्न को पढ़ेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, सारे प्रश्न आपको दिमाग में बैठा देंगे, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस वही संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया। ठीक है ना, किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया। तो ऑप्शन डी, ठीक है ना, ट्रस्टशिप काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल 1994 में इसको क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, हटाया नहीं गया, निलंबित कर दिया गया। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग है जी, 6 अंग है। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ को हमने लगभग हर एक क्लास में बताया अच्छे से, पूरे अच्छे से कंप्लीट करके, ठीक है ना, अच्छे से बताया है, उससे पूरे अच्छे से करके बताया है कि इसमें कितने अंग है, 6 अंग है। ठीक है ना, 6 अंग में सबसे मुख्य अंग कौन है, तो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य है। 15 में से 5 अस्थायी है, 10 अस्थायी है, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति भी प्राप्त है। ठीक है ना, इसकी मुख्यालय कहाँ है, सारी चीज़ें बताया है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, सारी चीज़ें बताया है। ठीक है ना, तो हमको उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है। अस्थायी सदस्य हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बी आर अम्बेडकर क्या थे, तो कानून मंत्री थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, 4 चीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो ऑप्शन बी है कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करा, 6 नंबर प्रश्न है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है ना, किस राजनीतिक दल ने, ऐसा कौन सा दल था कि जब संविधान सभा का बैठक हुआ, कि भाई संविधान सभा की बैठक हुआ मतलब संविधान बनाने के लिए और देश को कैसे अच्छे ढंग से चलाए उसके लिए, संविधान बनाने के लिए जब बैठक हुई, तो ऐसा कौन सा दल था जिसने इस बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग था। कौन था जी, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग
क्या कर रहा था, अपने अलग देश की मांग कर रहा था, ठीक है, वही मुस्लिम लीग, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार किया, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 7 नंबर कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष पद को जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, किस संविधान संशोधन के द्वारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 1994 को हुआ था। कब हुआ था, 1994 को हुआ था। दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सारे प्रश्न को ऐसे ही करा देंगे, ठीक है ना, आपको याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। बस गौर से हमारी बातों को सुनते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है ना। समय आपके पास मात्र बहुत ही कम, मात्र एकदम ना मात्र का समय, मात्र 40 दिन आपके पास समय और बचे हैं। 40 दिन भी नहीं, आपको पता ही होगा कि 1 फरवरी से आपका एग्जाम है। 1 फरवरी से आपका एग्जाम है और मात्र आज कितना तारीख हो गया, आज 17 तारीख है, ठीक है ना, 17 दिसंबर, अर्थात आपके पास लगभग मात्र 37 दिन का दिन और बचा है। 37 दिन में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। बस दिल थाम कर अच्छे से मन लगाकर दिल लगा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो संविधान सभा, अगला प्रश्न क्या है कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था, अर्थात संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो सबको मालूम होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, सबको मालूम होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों के लिए क्या है जी, स्वर्ग है। यह बात किसने कहा था, ठीक है ना, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, तो प्रोपर आइवर जेनिंग ने कहा था। प्रोपर आइवर जेनिंग ने कहा था कि भारतीय जो संविधान है वो वकीलों के लिए क्या है, स्वर्ग है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा है। इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में आएंगे और यहाँ से डायरेक्ट आपके 20 से 25 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। 25 से 30 प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछेंगे और हम जो बताने वाले हैं अलग से इसमें प्रश्न, उसको मिलाकर लगभग 30 से 40 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 30 से 40 प्रश्न यहाँ से पूछेगा, एक और 2 आपको सीख देंगे और आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उतना याद कीजिएगा, हम जितना देंगे और वहाँ से आपके 50 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। और सब्जेक्टिव के लिए तो बता ही दिया है कि 60 ही सब्जेक्टिव देंगे और वहाँ से 60 में से आपके 30 रहेंगे, 30 में से मात्र 15 ही बनाना है, ठीक है। बस दिल थाम कर मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था, तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हमारा भारत देश गणतंत्र कब हुआ था, तो 1950 को, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है वर्तमान में, तो 12, ठीक है ना। कितनी अनुसूचियाँ है जी, 12। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का कार्य करता है। कौन सी अधिकार है भारतीय संविधान की कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है, तो संस्कृति और शिक्षा। कौन सी संविधान संशोधन कौन सी अधिकार है, तो संस्कृति और शिक्षा जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य करता है, अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 13वां नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, तो अनुच्छेद 17, ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है ना। मौलिक अधिकार कितने हैं जी, कुल 6 है, वर्तमान में कुल 6 है और इससे पहले कितने थे, 7 थे, जिसमें से एक को हटा दिया गया था। वह कौन था, तो संपत्ति का अधिकार था। तो किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था, ठीक है ना, तो वह था 44वां संशोधन। और कब हुआ था, तो 1978 में। 1978 में संविधान का 44वां संशोधन हुआ और उसमें क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, ठीक है ना। और वर्तमान में कुल कितने अधिकार बचे हैं मौलिक अधिकार, तो 6 बचे हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 44, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा, ठीक है ना। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो रिट होता है वो कौन जारी करता है, कौन जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उसको लागू करने का रिट जारी कर सकता है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 18 नंबर। हम जल्दी प्रश्न को करते जाएंगे, ठीक है ना, आपके पास समय बहुत कम है, कम समय में ही अच्छी तैयारी करनी है। 400 साढ़े 400 प्लस नंबर लाना है, ठीक है ना। वो भी फ्री में पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्री में पूरा करा देंगे, ठीक है ना। इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में हमने लगभग अभी तक तो उतना कंप्लीट नहीं कराया है, ठीक है ना, लेकिन जो भी चीज़ कराते हैं हम ट्रिक के माध्यम से कराते हैं। 7 प्रश्न को मात्र 7 दिन में ही, ठीक है ना, और 7 प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से मात्र 7 दिन में ही कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिल थाम के आप लोग पढ़ते चलिए मन लगाकर। अगर आप लोग
25 नंबर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ इंग्लिश में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कैसे हमने 25 नंबर को कंप्लीट करा है। सबसे पहले तो उसका सिलेबस देखिएगा, किसी भी विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस, आप सिलेबस जान लीजिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में अभी कुल कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य है जी, 3। कितने सदस्य हैं, 3 है, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। ठीक है, कब हुई थी, 1950 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षण या प्रहरी माना जाता है। किस निकाय को भारतीय संविधान के संरक्षण या प्रहरी माना जाता है, ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के संरक्षण के रूप में माना जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 18वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है। ठीक है ना, 3 प्रकार के शासन लगता है, ठीक है ना, आपातकाल जिसको बोलते हैं, 3 तरह के लगते हैं। ठीक है ना, एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, एक होता है वित्तीय शासन, ठीक है ना, और दूसरा होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना, 3 तरह का शासन होता है, एक में होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा में होता है राष्ट्रपति, तीसरा में होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, तो अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है ना, और 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, और 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है ना, और प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, तो 1975 में लगा था। किसने लगाया था, तो इंदिरा गांधी ने उसकी घोषणा की थी, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रीय शासन 352, वित्तीय शासन 360। यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के। किसके, लोकसभा के, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 20 नंबर प्रश्न है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। ठीक है ना, भाग कौन सा है, तो भाग है 15, भाग 15 के अनुच्छेद 324 में, ठीक है ना, भारतीय संविधान के बारे में तो वर्णन किया गया है। और चुनाव आयोग भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 में। ठीक है ना, और चुनाव आयोग कब हुआ था, उसी निर्वाचन आयोग को ही बोलते हैं चुनाव आयोग, तो 1950 में। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में, इसको निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो भाग 15 के अनुच्छेद 324, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, बस बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा और वीडियो को गौर से देखते चलिए। ठीक है ना, बस सारी चीज़ आप लोग को याद हो जाएगी। अगर हाँ, और आप लोग इसका उत्तर आप लोग को मालूम होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी है कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो हम लोग का मन टूट जाता है जी। ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है ना, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। यहाँ से आपके 150 प्रश्न, सही 150 प्रश्न आपके कंप्लीट होने वाला है मात्र एक ही क्लास से। समझिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना, और 150 प्रश्न में आपके लगता है 40 प्रश्न यहाँ से आपके पक्का ही रहेगा एग्जामपुर में। ठीक है ना, तो समझिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सारी चीज़ें आपको कराई जाती है यहाँ पे, क्रैश कोर्स है, सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री में कराया गया। ठीक है ना, क्रैश कोर्स है वो भी फ्री में। ठीक है ना, A to Z 400 450 नंबर लाना है तो एकदम फ्री में कराया गया है, क्रैश कोर्स लाया गया आप लोग के लिए, पहली बार लाया गया एकदम फ्री में। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए हमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा जी, राजस्थान, ऑप्शन डी। ठीक है ना, और कहाँ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, 6 में है। ठीक है ना, 6 राज्यों में विधानमंडल है। विधानमंडल कितने राज्य में है, विधान परिषद, सही विधान परिषद कितने राज्य में है, तो कुल 6 राज्य में है। भारत के कुल 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन सा, पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश यूपी, तीसरा कर्नाटक, एकदम चौथा है तेलंगाना। ठीक है ना, पाँचवा है आंध्र प्रदेश, पाँचवा कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और छठा कौन सा है, महाराष्ट्र। कौन सा है जी, महाराष्ट्र। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, बाकी सब राज्यों में नहीं है। कुल 6 ही विधान परिषद है।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन जो है यहाँ पे बदल भी सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक न देकर यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन दे सकता है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए हमने तीनों लिख दिया है। और बाकी यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। पहला ही क्वेश्चन है हमारे क्लास का, पहला ही क्लास का। ठीक है। चलिए, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे राज्यसभा दिया है, तो राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसके साथ साथ विधान परिषद, किसका, तो विधान परिषद, ठीक है ना, विधान परिषद का भी 6 वर्ष रहता है। और 5 वर्ष किसका होता है, तो लोकसभा, किसका होता है, लोकसभा का और राज्यसभा का। लोकसभा और सॉरी राज्यसभा नहीं, विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और वहीं राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितनी चीज़ें बता रहे हैं हम, सारी चीज़ों को याद करते चलिएगा। अगर याद नहीं है तो आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को रोककर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राज्यसभा ना देखकर विधान परिषद भी पूछ सकता है, लोकसभा भी पूछ सकता है, विधानसभा भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो सारी चीज़ें आप लोग इस कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य को चुने जा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के संघ शासित अर्थात केंद्र शासित सदस्यों में से, केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने सदस्य को चुन सकते हैं। ठीक है ना, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो कितने सदस्य को दी, तो 20 सदस्य को। ठीक है ना, कितने सदस्य को, 20 सदस्य को आप लोग चुन सकते हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 550, ठीक है ना, 550 में से 530 जो है, ठीक है ना, 530 जो होता है ऑल टोटल राज्य में से, ठीक है ना, सभी राज्य में से। 20 हो गया केंद्र शासित प्रदेश में से, और 2 होता है आंग्ल तो आंग्ल को हटा दिया गया है, ठीक है ना, मात्र 585 रह गया है। ठीक है, तो 20 कितना हो गया, केंद्र शासित प्रदेश से, अर्थात आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर 25 नंबर कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु वर्ष कितनी होती है, तो 62 वर्ष। कितनी वर्ष होती है, 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय की होती है 64 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की कितनी होती है, सॉरी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 62 वर्ष। ठीक है ना, उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। और यहाँ पे अगर पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कितना होता है, तो 65 वर्ष। ठीक है ना, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, प्रश्न ये कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो 25 है। कितने हैं जी, 25 है। आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। अर्थात जो केंद्र का अलग शासन है, ठीक है ना, केंद्र के ऊपर भारत देश का अलग अपना शासन है, राज्य के ऊपर अलग शासन है कि नहीं। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नियम बनाया गया है। तो वह नियम किस, ठीक है ना, वह नियम किस अनुसूची में है, संविधान के किस अनुसूची में उस नियम को रखा गया है। तो अनुसूची हो गया बी, सॉरी अनुसूची हो गया 7, ऑप्शन हो गया आपका बी, ऑप्शन बी में, ठीक है ना, ऑप्शन बी का 7 है, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन किया गया है, अलग अलग बांटा गया है, तो अनुसूची बी में दिया गया है। ठीक है ना, चलिए अनुसूची बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 28 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो 1993 में। कब लागू किया गया था जी, 1993 में, अर्थात आपका ऑप्शन जी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, 30 नंबर हमने 30 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, 30 नंबर प्रश्न क्या है, बस ऐसे ही लगे रहिए, बस 20 से 30 मिनट के क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, घबराइएगा मत। ठीक है ना, 150 ऑब्जेक्टिव कराने वाला है, 150। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, बस अच्छे से मन लगाकर दिल से पढ़ाई करते रहिए। बस थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 क्लास में आपके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इसका महा मैराथन क्लास लेकर आएंगे। ठीक है ना, महा मैराथन क्लास हम लोग लेकर आने वाले हैं,
बहुत ही जल्द आप लोग के लिए लाइव, ठीक है ना, लाइव में जुड़िएगा। बहुत ही जल्द आप लोग बता दिया जाएगा कि कब लाइव दिया जाएगा। वहाँ पे आपके लगभग जितने सारे प्रश्न रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के, जितने सारे प्रश्न, सभी प्रश्न को कराया जाएगा। आपके अंदर के डर को खत्म कर दिया जाएगा। पहले सबसे पहले आप लोग हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आपके अंदर का जो डर है वो थोड़ा सा भी खत्म हुआ है कि नहीं। हमने जितने भी क्लास कराया है इससे पहले, उसमें से प्रश्न इसमें से आया है कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग का डर खत्म हो गया होगा, ठीक है ना। डरने की बात नहीं है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है ना। तो डरने की बात नहीं है। आप लोग बस दिल थाम कर अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। मात्र एक माह में इतना रगड़ दिए ना, इतना रगड़ दीजिए, इतना पढ़ लीजिए, दिल लगा कर इतना पढ़िए एकदम टॉप कर जाए, ठीक है ना। टॉप तो नहीं, लेकिन 400 450 प्लस नंबर लाकर अपने आप को गर्व समझिए कि भाई क्या बात है, हमने 1 महीना में 400 नंबर लाया है। आपने अपने आप को गर्व महसूस होगा आप लोग को, ठीक है ना। 1 महीना में पूरा जी जान लगा दीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग जो चाहते हैं, जो करते हैं, करते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर यह 1 माह छोड़ दिए, आपने कुछ नहीं करते हैं, एकदम नंबर कम लाते हैं, तो बस माँ बाप का दिल टूट जाएगा, उनका सपना टूट जाएगा। बस माँ बाप के लिए एक ही सपना होता है, माँ बाप से अपने बेटे का एक ही उम्मीद रहता है, एक ही उम्मीद, मात्र एक ही उम्मीद कि मेरा बेटा पढ़े। एक ही उम्मीद रहता है, मेरा बेटा पढ़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जी, फिरारी करते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है ना। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं है, आप लोग घूमते हैं फिरते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घूमना भी चाहिए, लाइफ है भाई, एंजॉय करो, कोई रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। एंजॉय कीजिए। बस 1 माह, मात्र 1 माह और समय है आपके पास। इतना रगड़ के पढ़ाई कीजिए कि आपके माँ बाप को गर्व महसूस होगा कि हाँ मेरा बेटा जो था घुमक्कर था, कुछ भी था, लेकिन हाँ पढ़ाई कर रहा था, ठीक है ना। उनको गर्व महसूस हो, आपको खुद पर गर्व महसूस हो। बस 1 माह अपने आप से कहिए भाई अब तो रुक जा, कुछ मत कर, बस सिर्फ पढ़ाई कर। आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए, पक्का है कि सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद पूछ रहा था, कौन सा अनुच्छेद है जी, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है ना, भारतीय संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद हो गया हुआ 68, ठीक है ना, 368वां, ठीक है ना, 368वां अनुच्छेद में, ठीक है ना, भारतीय संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन मतलब कि हम लोग संविधान को जब चाहे तो उसको बदल नहीं सकते, मतलब उसको पढ़ना है। अगर कुछ त्रुटियाँ हैं, ठीक है ना, अभी समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसमें जोड़ने के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है, तो 368 अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है, ठीक है ना। 368 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान जो है उसका हम लोग संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, ठीक है ना, उसको हटा सकते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, 368 अनुच्छेद में कहा गया है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके सारे प्रश्न, जो सारे उत्तर है वो गलती दिया है, यहाँ पे सही दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग सबसे पहले कब लागू हुआ था, तो 1953 में। कब लागू हुआ था, 1953 में, ठीक है ना, लागू हुआ था, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था, 1953 में। इसकी रिपोर्ट जारी हुई 1955 में, और लागू कब कर दिया गया, 1956 में, ठीक है ना, 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भाषा के आधार पर, ठीक है ना, सबसे पहला राज्य कौन था। भाषा के आधार पर बनने वाला किस राज्य जो था, जो सबसे पहले भाषाई आधार पर बना था, वह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था सबसे पहले भाषा के आधार पर बना था, ठीक है ना। इसकी भाषा क्या थी, तो तेलुगु थी, ठीक है ना। तेलुगु भाषा के आधार पर यह बना था, ठीक है ना। और कब बना था, तो 1993 में, सॉरी 1953 में। कब बना था, 1953 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम के अनुसार। 1953 में पहला राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था, वही भाषा के आधार पर, ठीक है ना। छुआछूत या भेदभाव के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो उप प्रधानमंत्री यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए अगला क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। देखिए कितना आसान प्रश्न दिया है, सारी चीज़ें पढ़ाए हुए हैं यहाँ पे हमने, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हमने करा दिया है पहले। ताशकंद समझौता कितनी आसान प्रश्न है। ताशकंद समझौता कब हुआ था जी, तो सन 1956 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि 1962 में, कब 1962 में पाकिस्तान ने हमला किया था, और पाकिस्तान को हमारे भारतीय सेना ने बुरी तरह से ठोक डाला था, ठीक है ना, हरा दिया। हारने के बाद पाकिस्तान का मुँह चौका हो गया, और उसके बाद क्या करने के लिए, शांति सम्मेलन के लिए एक समझौता हुआ। कब, 1966 में। कब हुआ, 1966 में, जिसको हम लोग ताशकंद समझौता कहते हैं। ताशकंद समझौता कहते हैं। और किनके बीच हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है ना, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और उसके प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। चलिए
के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना जाता है, युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है तो कांग्रेस के तो चंद्रशेखर आज़ाद को। ये युवा तुर्क आके आपके सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है कि युवा तुर्क कौन थे, तो युवा तुर्क कुछ लोगों की, ठीक है ना, कुछ मतलब युवा मतलब बलवान मतलब जवान, ठीक है ना, लोगों की क्या थी, एक गुट थी, ठीक है ना, जो दूसरे जो शक्तिशाली, ठीक है ना, दल को या फिर जो कांग्रेस या कोई भी दल को, ठीक है ना, जोश देती थी, जुनून देती थी और उनको जिताने के लिए अपनी कोशिश करती थी। उसी युवा तुर्क की रचना किसने किया था, किससे जाना जाता है युवा तुर्क के बारे में, तो चंद्रशेखर आज़ाद को, ठीक है ना, युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 35 नंबर की, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुई थी, पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कितनी बार प्रश्न बताया गया है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे जी, तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है, अभी वर्तमान में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है ना, बहुत सारे दल मिलकर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग लाया गया, ठीक है ना, योजना आयोग को भंग करके कौन सी आयोग को लाया गया है, तो नीति आयोग को लाया गया। कौन सी आयोग को, नीति आयोग को लाया गया 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी प्रधानमंत्री द्वारा भंग कर दिया गया, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी द्वारा भंग करके 1 जनवरी 2015 को क्या बना दिया गया, इसको नीति आयोग के नाम से बना दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है जी, तो कौन होता है विकास परिषद का अध्यक्ष, ठीक है ना, तो स्वयं राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना, कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पे एक प्रश्न गलती हो गया, ठीक है ना, एक प्रश्न यहाँ पे गलती हो गया है। प्रश्न कौन सा यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति नहीं, ठीक है ना, राष्ट्रपति नहीं होता है, गलती बता दी है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है जी, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 40 प्रश्न हमने कर दिया, ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रश्न और बचा है, 60 प्रश्न और बचे हैं और ऐसे ही करके हम लोग सभी प्रश्न को करने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ। प्रश्न थोड़ा घुमा कर दिया है, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद एक नया देश बना, ठीक है ना, तो भारत और पाकिस्तान 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उसके बाद 1972 में कौन सा देश बना था जी, 1972 में कौन सा देश बना, तो बांग्लादेश का उदय हुआ, ठीक है ना। वही प्रश्न पूछ रहा है कि किस युद्ध के पश्चात कौन सा युद्ध था जिसके पश्चात नया देश बना था, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में और 1972 में एक नया देश बन गया बांग्लादेश, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहाँ गया, 42 नंबर, ठीक है, हाँ 42 नंबर। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, पंचशील समझौता किन के बीच हुआ था जी, तो भारत और चीन के बीच। इतना आसान प्रश्न पूछ रहा है, कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है ना, जिसमें 5 सिद्धांत रखे गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। 1972 में कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो, गुल्फाकर भुट्टो, ठीक है ना, अली गुल्फाकर भुट्टो के बीच, ठीक है, 1972 में शिमला समझौता हुआ था जब बांग्लादेश का उदय हुआ। ठीक है, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देश क्या कर रहा है, अगला देश है सॉरी अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना, कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो बीपी सिंह थे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बीपी सिंह ने क्या कर दिया था, अपना त्यागपत्र दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 45वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब हुई थी, 1885 में, ठीक है ना। एओ ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा जी, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। और पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। भारतीय महिला सरोजनी नायडू, ठीक है ना। और केवल महिला पूछेगा कि पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट। या क्यों, ये क्योंकि भारतीय नहीं थी, तो इसलिए भारतीय पूछता है, पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। और वहीं पूछेगा कि आज़ादी के बाद, ठीक है ना, आज़ादी के बाद पहली भारतीय महिला कौन बनी थी कांग्रेस की प्रधानमंत्री,
तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी आज़ादी के बाद बनी थी। सरोजिनी नायडू आज़ादी के पहले बनी थी। ये दोनों भारतीय थी, लेकिन एनी बेसेंट क्या थी, भारतीय नहीं थी। और यह पहला महिला बनी थी कौन, कांग्रेस की पार्टी की। ठीक है, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसके द्वारा चुना जाता है, तो निर्वाचन मंडल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा चुना जाता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा। ठीक है ना, ये इनका नियुक्ति नहीं होता है। ठीक है ना, निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में शासन स्थापित की। तो जनता पार्टी कब बनी थी जी, 1977 में। ठीक है ना, 1977 में जनता पार्टी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1977 में केवल जनता पार्टी बनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की है। लीजिए आपका ये पॉलिटिकल साइंस प्रश्न दिया है और हिंदी में प्रश्न नहीं दिया है। ठीक है ना, ये प्रश्न हिंदी में भी दिया है। ठीक है ना, हिंदी का तीसरा पाठ ही है कि संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, हमने इसको ऐसे भी याद कराया था, ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कराया था हिंदी क्लास में कि संपूर्ण क्रांति की क्या होता है, जय हो, क्या हो तो जय हो, तो जैसे जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था। 1975 में आपातकाल घोषणा हुआ था। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद किसके अनुच्छेद हुआ होगा जी, तो अनुच्छेद 352 का अनुच्छेद। ठीक है ना, 352 अनुच्छेद के द्वारा कब हुआ था, 1975 में। कब हुआ था, 1975 में। किसके द्वारा हुआ था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। और उस समय इसके राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर की बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है। बोडोलैंड, ठीक है ना, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है। बोडोलैंड किस राज्य में स्थित है, तो असम है। किस राज्य में है, और असम है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य है जी, भारत के पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य है, सॉरी कितने राज्य नहीं, वहाँ मतलब 7 राज्य है। कितने राज्य है, 7 राज्य है। ठीक है ना, जिनको हम लोग 7 बहनें के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, 7 बहनें के नाम से। और 7 बहनें में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। और बाकी यहाँ पे जो आप बता देते हैं नक्शा में, जैसे यहाँ पे नक्शा होता है ना हम लोग भारत का, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सभी राज्य है, 7 राज्य हैं, उन्हीं 7 राज्यों को क्या किया गया है, तो 7 बहनें कहा गया है। ठीक है ना, पूछ रहा है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है 7 बहनों में, तो पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो काका साहेब कालेश्वर। ठीक है ना, और अति जनजातीय वर्ग के लिए कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो बीपी सिंह ने। किसने किया था जी, तो बीपी सिंह ने किया था, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी अर्थात कि नगरीय स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। शहरी कहिए या फिर नगरीय कहिए। ठीक है ना, तो आपका जो है 74वां। ठीक है ना, 74वां अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है ना, 74वां संविधान संशोधन शहरी या फिर नगरीय स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, 1953 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति आरंभ की थी। ठीक है ना, कौन से प्रधानमंत्री ने, जो ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट लुक, ठीक है ना, ईस्ट लुक, ठीक है ना, ईस्ट लुक जिसके नाम से जानते हैं इंग्लिश में, की नीति की आरंभ की थी। किस प्रधानमंत्री ने, ठीक है ना, ईस्ट लुक नीति की आरंभ की थी। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा बीपी सिंह। ठीक है ना, पीपी सिंह नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न है 56 नंबर की सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। ठीक है ना, सूचना का अधिकार मौलिक कर्तव्य कुल कितने अधिकार है, 6 अधिकार है। ठीक है ना, तो वही सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था, तो सूचना का अधिकार लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन डी का हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को सारी बातें हमको समझ में सारी बातें समझ में आ रही होगी, सारे प्रश्न आप लोग से बन रहे होंगे। बस इसी तरह मजे मजे से थोड़ा सा क्लास और होगा, आपका सारे प्रश्न को जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि परीक्षा से एक दिन पहले इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, परीक्षा से एक दिन पहले इस क्लास को कर लीजिएगा, 1 घंटा की क्लास होगी, इसको कर लीजिएगा। बस आपका सारा ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप लोग एग्जाम में जाइएगा, 50 में 50 मार्क कराइएगा, एकदम सही में सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं।
कि दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई थी। दलित पैंथर नामक भारतीय, ठीक है ना, संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और कब हुई थी, तो 1972 में। कब हुई थी, 1972 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी, ठीक है ना। कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो त्रिस्तरीय, ठीक है ना, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, ठीक है ना। और 2 स्तरीय किसने मांगी थी, तो अशोक मेहता ने, अशोक मेहता, ठीक है ना। अशोक मेहता 2 स्तरीय, ठीक है ना, अशोक मेहता 2 स्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अशोक मेहता भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई पूछा नहीं है, लेकिन अशोक मेहता भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था ये नहीं पूछ रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन से पहले हुआ था कहाँ, तो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है ना। बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। और इस पूछ रहा है कि कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष, तो मार्शल टिटो थे। कौन थे जी, मार्शल टिटो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछता है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कौन शामिल नहीं थे, कौन शामिल नहीं थे, तो सुकर्णो शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, मार्शल टिटो भी शामिल थे, ठीक है ना। एक नादिर असीर यहाँ पे नहीं शामिल थे। यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है अफराद भी शामिल इसमें नहीं थे। प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इससे कितने प्रश्न बनता है। पहला कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो सन 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। इसके प्रथम, ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मार्शल टिटो थे। प्रथम कौन थे, मार्शल टिटो थे। और इसके साथ साथ कौन थे, तो सुकर्णो और जवाहरलाल नेहरू भी थे। ये तीनों थे, बाकी इसमें कोई शामिल नहीं था, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मार्शल टिटो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहला परमाणु सफल कब हुआ था, तो सन 1974 में पहला हुआ था। किसके अध्यक्ष में, इंदिरा गांधी के। कहाँ हुआ था, तो पोखरण में। इतना इजी प्रश्न है, ठीक है ना। इस तरह का प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे पहला दिया है तो आपके हो सकता है आपके एग्जाम में दूसरा पूछ दे। तो दूसरा कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था जी, तो 1998 में। किसके संरक्षण में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मैकमोहन कहाँ है। मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है जी, अरुणाचल प्रदेश में है, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में, ठीक है ना, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है, क्योंकि भारत इसमें सार्क का सदस्य है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी 8 सदस्य है भारत के, 8 सदस्य शामिल है इसमें, ठीक है ना, सार्क में, ठीक है ना, या फिर दक्षिण भी जिसको बोलते हैं, दक्षिण में 8 सदस्य शामिल है, ठीक है। और बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है ना, यहाँ पे इसका क्या है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। बांग्लादेश का ढाका में इसका जो है मुख्य, क्या बोलते हैं, मुख्य वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है बढ़ता है, अगला प्रश्न क्या बढ़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या बढ़ता है, अगला प्रश्न क्या करता है, भारत के प्रथम सम्मेलन, ठीक है ना, किस देश में हुआ था। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था, वहीं बताने वाले थे, ठीक है ना, बांग्लादेश में, ठीक है ना, बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है ना। प्रश्न आ ही गया कि बांग्लादेश के ढाका में क्या हुआ था, इसका पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है ना। और कहाँ पे सर्वप्रथम यह स्थापित किया गया था, तो नेपाल देश में, ठीक है ना, नेपाल के काठमांडू में इसकी क्या है, स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ कहाँ पे पहला हुआ था सम्मेलन इसका, तो बांग्लादेश के ढाका में भी, ठीक है ना। ढाका भी दे सकता है, बांग्लादेश भी दे सकता है। और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है जी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दहेग में, ठीक है ना, सॉरी दहेग में होगा, क्या होगा, दहेग में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दहेग में होगा, नीदरलैंड में है। दहेग कहाँ है, तो नीदरलैंड के दहेग में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 65वां प्रश्न है, किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं जी, 18 मौलिक कर्तव्य है। वो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो भाग 4 के ए में, ठीक है ना, 4 के ए में, और अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में भाग 4 के ए पूछ देगा तो भाग 4 के ए हो जाएगा, या फिर अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न है 66 नंबर की, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, अभी बताया हमने कितने हैं जी, 11 है। कितने हैं, 11 है। अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो चौथे भाग में। किस भाग में, चौथे भाग में। वहीं अगर अनुच्छेद पूछ देता है, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक है ना,
किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है, ठीक है ना। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित की गई है, ठीक है ना। 68 नंबर प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। 6 स्वतंत्रताएं वर्णित की गई है अनुच्छेद 19 में, ठीक है। चलिए वही अनुच्छेद 6 स्वतंत्रता है मतलब मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। कितने मौलिक कर्तव्य है जी, तो 6 है। 6 हम लोग को क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य, सॉरी कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 69 नंबर कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और भारत के, ठीक है ना, देश के, ठीक है ना, भारत देश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री बोलता है, देश के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है ना। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, इन दोनों की नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि इन दोनों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 7 है। कितने, 7 सदस्यों के। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, ठीक है ना, कि राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, यहाँ पे 4 प्रश्न बनते हैं कि राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। किसके लिए, राज्य के लिए। वहीं पूछ देगा देश के लिए, क्या देश के लिए पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री। देश के लिए पूछ दे कि वास्तविक शक्ति कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है ना। वहीं अगर प्रश्न पूछता है कि राज्य की संवैधानिक, ठीक है ना, राज्य के सरकार की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख, तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा राज्यपाल और देश के संवैधानिक प्रमुख का हो जाएगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। राज्य की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में और देश की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में, राज्य की संवैधानिक शक्ति राज्यपाल के हाथ में और देश की संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो यहाँ पे 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को जी, 12 सदस्यों को, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 सदस्यों को, ठीक है ना। यहाँ पे 1.6 दिया है, यहाँ तो दशमलव होता नहीं है लेकिन 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किससे प्राप्त है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, तो कौन वैसे व्यक्ति है जो उनको मृत्युदंड की सज़ा को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्षमा प्रदान कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जी हैं। कौन है जी, राष्ट्रपति ही एकलौते इंसान है, ठीक है ना, जो किसी को मृत्युदंड को क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि निर्भया केस में भी हुआ था, ठीक है ना, निर्भया केस में हुआ था लेकिन उनको टाला नहीं गया, ठीक है ना, क्योंकि वो अपराधी वास्तव में थे तो उनको दंड देना आवश्यक था। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी के मृत्युदंड को टाल सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्य होने के लिए, तो राज्यसभा की सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए या तो राज्यसभा के लिए कहिए या तो विधान परिषद के लिए कहिए, ठीक है ना, विधान परिषद, ठीक है ना, याद रखिएगा, विधान परिषद कहिए या फिर राज्यसभा कहिए, ठीक है ना, विधान परिषद कहिए या तो राज्यसभा कहिए, ठीक है ना। राज्यसभा या फिर विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा या फिर विधानसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है ना, लोकसभा या फिर विधान परिषद के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों की उम्मीदवार के लिए 30 वर्ष, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का विघटन कौन ऐसे व्यक्ति है जो लोकसभा को तोड़ सकते हैं, तो राष्ट्रपति है। कौन है जी, राष्ट्रपति है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत, बस थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, ठीक है ना, बस 25 प्रश्न और बचे हैं और बताने वाले हैं, इसके लास्ट में बताएंगे हमने, ठीक है ना, लास्ट में बताने वाले भी हैं कि इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए कहाँ से हम
तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी कुछ आपको देंगे हिंट्स कि कैसे इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग याद कर सकते हैं, कहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बस 25 प्रश्न और है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है ना, जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है अपना आदेश को जारी करता है। तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर की लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। आ गया ना प्रश्न। लोकसभा के लिए 5 साल, लोकसभा के लिए कितने होते हैं जी 5 साल, और राज्यसभा के लिए 6 साल, ठीक है ना। लोकसभा के लिए 5 साल और एक और आता है 5 साल के लिए कौन है, तो वह है विधानसभा। विधानसभा और लोकसभा के लिए 5 साल, और यहाँ पे है राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 6 साल। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 साल। लोकसभा के लिए 5 साल और विधानसभा के लिए भी 5 साल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा जीबी मालवंकर। जीबी मालवंकर जो थे प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत के निर्वाचन आयोग को किस सूची में रखा गया है। निर्वाचन आयोग को किस सूची में रखा गया है, तो संघ सूची में, ठीक है ना, संघ सूची में रखा गया है। राज्य इसका अनुच्छेद, राज्य जो है इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कौन लगा सकता है, तो संसद। कौन लगा सकता है जी, संसद लगा सकता है। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी जी, 1975 में। कब हुई थी, 1975 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। पहले ही हमने बता दिया है कितने अंग है, 6 अंग है, जिसमें से 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। 6 सदस्यों में सबसे शक्तिशाली है तो सुरक्षा परिषद, जिसमें, ठीक है ना, 5 जो है वह क्या है, अस्थायी सदस्य है। 5 क्या है जी, अस्थायी सदस्य है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है। कौन नहीं है, तो जर्मनी नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन अस्थायी है। इसके अलावा जो है यूएसए, ठीक है ना, यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है ना, यूएसए अर्थात अमेरिका और रूस, ठीक है ना, कौन, रूस, ठीक है ना, रूस। ये 5 क्या है, अस्थायी सदस्य है जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति थी, वीटो शक्ति, ठीक है ना, वीटो शक्ति प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, और अस्थायी तो 10 है, ठीक है ना। कुल कितने सदस्य हैं जी, 15। कुल कितने सदस्य हैं, 15, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 और अस्थायी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है जी, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ठीक है। चलिए विश्व संगठन व्यापार का मुख्यालय कहाँ है। विश्व संगठन व्यापार का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है। कहाँ है जी, जनेवा में है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रश्न और बचा है। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था जी, तो 1991 में। कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा से प्रश्न और बच्चे हैं, ठीक है। चलिए किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। कौन से शहर था जहाँ पे गुट निरपेक्ष का पहला आयोजन हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था, 1961 में हुआ था। इसके 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, तो मार्शल टिटो थे। और इसके अलावा कौन कौन थे, तो सुकर्णो और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। अगला है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में, ठीक है ना, 2024 में किस देश में होने जा रहा है। देखिए आने वाला है प्रश्न कि कहाँ 2024 में होगा, ठीक है ना, और 2024 में होगा, ठीक है ना, पर किस देश में होगा यह प्रश्न पूछ रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो युगांडा में, ठीक है ना। कहाँ होगा जी, युगांडा देश में होगा, ठीक है ना। गुट निरपेक्ष का 24वां, ठीक है ना, 19वां सम्मेलन, ठीक है ना, कब होगा, तो 2024 में होगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सार्क यानी दक्षेस कितने सदस्यों का देश है? तो 8 सदस्यों का देश है। कितने सदस्यों का देश है? 8 सदस्यों का देश है। ये कई बार प्रश्न कराया हमने, ठीक है। और सार्क का अंतिम सदस्य कौन सा है, मतलब कि 8वां सदस्य कौन सा बना था? तो अफगानिस्तान भी बना था। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है, ठीक है ना। पिछले क्लास में सारी चीज़ें हमने कराया हुआ है, ठीक है। चलिए सारे प्रश्न को, बहुत सारे प्रश्न को इसमें से कराया हुआ है, ठीक है ना। हमको लगता है वो 80% प्रश्न हमारा कराया हुआ प्रश्न इसमें से आया है, ठीक है ना। बस थोड़े से प्रश्न और बच्चे हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सार्क यानी दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। कितने देश में इसमें शामिल है? 8 देश शामिल है, ठीक है ना। जिसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हमारा इंडिया, भारत देश है, ठीक है ना। कौन सा है? हमारा भारत है, ठीक है। 8वां देश कौन बना था? तो अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद सभा में कितने सदस्य है? तो 243। तो सबको याद है, ठीक है ना। कितने सदस्य है जी? 243, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान का 42वां संशोधन, ठीक है ना, किस वर्ष हुआ था? संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1976 में पास हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष पास हुआ था? तो 76 में हुआ था। कब? तो 75 में हुआ था, लेकिन पास कब हुआ? तो 1976 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऐसा कौन सा संशोधन है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। 3 तरह के आपातकाल है, 3 तरह के। पहला राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा वित्तीय, ठीक है ना। राष्ट्रीय जो आपातकाल है 352 में, राष्ट्रपति आपातकाल है 354 में, ठीक है ना। और वित्तीय आपातकाल 356 अनुच्छेद के तहत, सॉरी 360 अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय राष्ट्रपति आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। 3 तरह के आपातकाल, ठीक है ना। पहला राष्ट्रीय, ठीक है ना, राष्ट्रीय। दूसरा राष्ट्रपति, ठीक है ना। और तीसरा वित्तीय, ठीक है ना, तीसरा वित्तीय। ये हो गया 352 अनुच्छेद 352 के तहत, ये हो गया 356 के तहत, लिख लीजिएगा इसको अगर याद नहीं हो तो। और ये हो गया 360 के तहत। इस तीनों में से प्रत्येक साल एगो प्रश्न आता ही है, ठीक है ना। तो इसको गांठ मान कर रख लीजिएगा, कोई भी पूछ सकता है यहाँ पे। वित्तीय भी पूछ सकता है, राष्ट्रपति भी पूछ सकता है, राष्ट्र यह भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और 1975 में कौन सा आपातकाल लगा था? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे, ठीक है ना। कौन थे जी? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। और यहाँ पे कौन सा आपातकाल लगाया गया था जी? राष्ट्रीय आपातकाल। तो किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? तो 352 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। लास्ट प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो कुल कितने राज्य है जी? 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित राज्य है? तो 8 राज्य है। उम्मीद है कि सारे क्लास में सारे प्रश्न आप लोग के दिमाग में बैठ गए होंगे, ठीक है ना। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सकते, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग खुद से लिख सकते हैं। नहीं तो हम जब लेकर आएंगे 60 प्रश्न, तो 60 प्रश्नों में, ठीक है ना, इसमें से सभी प्रश्न रहेंगे और 30 अलग से रहेंगे। वहाँ से आपके 15 सब्जेक्टिव रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। 30 यहाँ से रहेंगे, 30 तो नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत सारे इसमें से चुनिंदे गेस के प्रश्न यहाँ से रहेंगे, ठीक है ना। और कुछ अलग से हम देने वाले हैं, ठीक है ना, गेस करके देंगे, ठीक है ना। 60 प्रश्न को देंगे, 60 प्रश्न का उत्तर सही देंगे, उत्तर सही देंगे। वहाँ से आपके 15 प्रश्न पक्का है, 100% गारंटी है कि रहेगा तो रहेगा। और आपको 15 ही बनाना है तो बनाना है, और आपका वहाँ से 30 नंबर कंप्लीट होगा। हमको लगता है कि आपको 100 में कम से कम 95 नंबर तो पक्का लाएंगे। 50 नंबर तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। केवल इस वीडियो के माध्यम से आपका 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कितने नंबर? 40 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट होगा। 10 नंबर जो है छोटा भरकर ये भी आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव का तो कोई बात ही नहीं है, मात्र 60 प्रश्न देंगे और इन 60 प्रश्नों में से आपका सभी प्रश्न रहेंगे, आपको बना देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे प्रश्न को उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 प्रश्न है, देखिए कितने आसान आसान इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं सब्जेक्टिव में। सुरक्षा परिषद में वीटो का क्या अर्थ है, ठीक है ना। वीटो यानी निषेधाधिकार, यहाँ पे निषेधाधिकार रहेगा। 5 देशों को शक्तियों पर 5 देशों को प्राप्त है वीटो शक्ति। विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है? नक्सलवाद के कितने 2 कारण, इतने यही सब इतना आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सारे प्रश्नों को आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे प्रश्नों को, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 30 प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में भी 30 प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। 30 ही प्रश्न पूछेगा और वहाँ से आपको मात्र 15 बनाना है। सब्जेक्टिव भी पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा 8, वहाँ से आपको 4 बनाना है, ठीक है ना। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के कार्य उसकी शक्ति का आलोचना करना है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का वर्णन करना है। सभी प्रश्नों का आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उत्तर आप लोग खुद से लिखिएगा। हमको लगता है यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न में भी, ठीक है ना, यहाँ से भी आपके लगभग हमको लगता है, उम्मीद है कि 10 से 15 प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है ना। पूरा दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय मिला के 10 से 15 प्रश्न यहाँ से रहेंगे आपके, ठीक है ना, पक्का है कि रहेंगे। तो सारे प्रश्नों को आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो हम तो उत्तर लेके आने वाला ही बहुत जल्दी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बस एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश का जो क्लास है, अगर आपने इंग्लिश में कुछ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी लिखना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, तब भी आपके लिए ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं, ठीक है ना, कि आपका इंग्लिश में 100 में 80-90 मार्क ला सकते हैं केवल हमारे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।